मैं वैसे तो कोयटा में पैदा हुआ और वालिद चूँकि एक मल्टीनेशनल कंपनी बाटा में थे तो उनकी ट्रांसफ़र मुख्तलिफ़ शहरों में होती रहती थी। तो भावलपुर में हमारे बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरा और हमारा स्कूल जो था टेक्निकल हाई स्कूल वो बहुत ही ऊंचे दरख्तों से घिरा हुआ था। लेकिन 10-12 साल पहले एक बार जब मैं दरख्त डॉक्यूमेंट करने के लिए एक कैलेंडर बनाने के लिए मैंने ट्रैवल किया, मैं भावलपुर गया तो मुझे इतना शदीद अफसोस हुआ कि वो अर्जुन के ऊंचे ऊंचे दरख्त जो मेरे बचपन में दूसरी तीसरी मंजिल तक स्कूल की आया करते थे वो वहाँ मौजूद नहीं थे और उनकी जगह मलेशिया के ये साइकस पाम जिन्हें उर्फ़ आम में कंगी पाम कहा जाता है जो बहुत हज़ारों रुपए के मिलते हैं वो लगे हुए थे। और मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि मैं अपने जो टीचर्स जो वहाँ मौजूद थे जिनको मैं मिलना भी चाहता था मैं उनसे मिले बगैर ही वापस आ गया। हमने अपनी चीज़ों को संभाला नहीं बल्कि बर्बाद किया। यार वहाँ तक चलें। ये अब इसके पत्ते झड़ने पे आए हुए हैं ना, ये जो इसके सीड पॉड लटक रहे हैं ना, ये जो बादाम से नहीं, ये इनमें बीज है, ठीक है। ये बीज जो है ना इसमें से तेल निकलता है। ये हिस्टोरिकली तेल इस्तेमाल होता था लालटेन जलाने के लिए इंडिया में, लेकिन ये तेल जो है अब इस पर मॉडर्न रिसर्च हुई है, इस तेल को एक छोटे से प्रोसेस के बाद डीजल के तौर पे गाड़ियाँ चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इंडिया ने इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त बेंगलोर यानी कर्नाटका में एक उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें बंजर ज़मीन को आबाद किया और इससे जो इसके तेल से जो आमदनी होती है उस पे पूरा विलेज सरवाइव कर रहा है। वो विलेज ऐसा विलेज है जिस पे बंजर होने की वजह से ज़मीनों के वहाँ से लोग नकल मकानी कर रहे थे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त दरख्त है, हम इसे सुखचैन कहते हैं और इसको वैसे इसको पंगामिया पाइनेटा कहते हैं बोटेनिकल लैंग्वेज में। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, मुख्तलिफ़ हिस्सों में दुनिया के इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, लेकिन ये एक बहुत ही कमाल दरख्त है। इसके पत्ते जो गिरते हैं वो बेहतरीन चारा हैं, इसके फूल जब ज़मीन पे गिरते हैं तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त खाद बनाते हैं। तो ये हमारे हम वो चीज़ें हैं जो निगलेक्टेड हैं या जिसके बारे में हम इग्नोरेंट हैं, हम जानते ही नहीं हैं, ना हम जानना चाहते हैं। इसकी लकड़ी जो है वो काफ़ी सफ़ेद कलर की होती है अंदर से और इसकी उम्र भी दरख्त की काफ़ी तवील उम्र दरख्त है, काफ़ी ज़्यादा देर तक बाकी रहता है। और इस दरख्त पे आप इसकी लकड़ी से फर्नीचर और दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं और हमारे यहाँ भी बनता है। हमारे यहाँ जो लोग लकड़ियों को नहीं पहचानते उन्हें मुख्तलिफ़ दरख्तों की लकड़ी जो है वो कुछ और नाम लेके, कीमती दरख्तों का नाम लेके बेच दी जाती है, जिनमें से एक बेर का दरख्त भी शामिल है, अमलतास भी शामिल है। अमलतास की लकड़ी भी चूँकि वो देखने में सुर्ख होती है, लोग उसको टाली करके बेच देते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली उस वक्त सुखचैन के पास आए हैं जब इसके पत्ते जो हैं वो अपनी तबई उम्र पूरी कर चुके हैं और अब नीचे गिरने को तैयार हैं। लेकिन जब ये दोबारा नए पत्तों पर आएगा तो सुखचैन की जो सबसे एक खूबसूरत बात है वो ये है कि सुखचैन के नीचे खड़े होके आप सब्ज़ रंग के जितने ज़्यादा शेड देख सकते हैं इतने किसी और दरख्त के नीचे नहीं देख सकते। इसका पत्ता जो है वो जब नया पत्ता होता है तो वो ट्रांसलूसेंट होता है और वो इतने हल्के सब्ज़ रंग का होता है कि उसमें से रोशनी छन के आती है। तो अगर आप किसी ऐसे सुखचैन के नीचे खड़े हों जिसने ताज़ा पत्ते निकाले हों तो आपको इसके नाम का मतलब समझ आएगा कि इसको सुखचैन क्यों कहते हैं। देखें जो ये दरख्तों का जो इंतखाब है, मतलब कि कौन से दरख्त लगाए जाएं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हम सारा जो मलबा है वो उस पर नहीं डाल सकते,
बदनीयती पे नहीं डाल सकते, उसमें कुछ नाअहली भी है। एक तो ये कि हमारी बहुत सारे हमारे जो कॉलेजेस हैं वो आर्किटेक्चर तो पढ़ाते हैं, लेकिन लैंडस्केपिंग जो है वो बहुत सरसरी सा पढ़ाते हैं। और लैंडस्केपिंग का जो सब्जेक्ट है या वो जो है वो अभी, या हॉर्टिकल्चर का भी जो सब्जेक्ट है वो इस अंदाज में नहीं पढ़ाया जाता, या अर्बन फॉरेस्ट्री जो है उसको एक मजमून के तौर पे उस तरह नहीं पढ़ाया जाता। तो हमारे यहाँ जो लोग प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो उसकी बुनियादी क्वालिफ़िकेशन को पूरा नहीं करते। वो उसकी बुनियादी जो क्वालिफ़िकेशन है वो उसको पूरा नहीं करते। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो सब कुछ जो है वो बदनीयती की बुनियाद पर ही होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बदनीयती की बुनियाद पर ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जिनकी ज़्यादा कीमत वसूल की जा सके। देखिए, हम लाहौर में हैं जो गर्म इलाकों में शुमार होता है, और इन गर्म इलाकों में हमें इस पार्क में 5-6 से ज़्यादा पाइन के दरख्त नज़र आ चुके हैं। 3 तो यहीं मौजूद हैं। ये वो दरख्त है जो हाई एल्टीट्यूड ट्री कहलाता है। जितना ये दरख्त 10 साल में यहाँ बढ़ा है, इतना वहाँ 2 साल में बढ़ सकता है। लेकिन मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि हम इस्लामाबाद में खजूर का दरख्त और लाहौर या मुल्तान में पाइन ट्री क्यों लगाना चाहते हैं। हम जिसकी जो जगह है उसको वहाँ क्यों नहीं रखना चाहते। इसकी जगह पर हम ऐसे दरख्त क्यों नहीं लगाते जो हमारे अपने इकोसिस्टम के, लाहौर के वेदर के मुताबिक ग्रो कर सकते हों। तो हमने यहाँ ये दरख्त लगा के न सिर्फ ये कि एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दी एक अच्छा दरख्त लगाने की, और दूसरे हमने एक दरख्त को मुश्किल में डाल दिया। यानी वो दरख्त जो बहुत ही ठंडे इलाके में हाई एल्टीट्यूड पे लगाया जाता है या वहाँ पाया जाता है। मरी की भी अगर आप इस्लामाबाद से जाएं तो आधे रास्ते तक आपको पाइन ट्री नज़र नहीं आएंगे। आधा रास्ता गुजारने के बाद ही आपको पाइन ट्री नज़र आना शुरू होते हैं। तो वो हाई एल्टीट्यूड ट्री मैंने तो मुल्तान में भी देखे हैं, तो और खजूर का दरख्त इस्लामाबाद में भी देखा है। तो ये जो मंतक है कि हम यहाँ हाई एल्टीट्यूड के और ठंडे इलाके के पौधे लगाएं और ठंडे इलाकों में जाके खजूर लगाएं, मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों है। देखिए, हमारे सामने ये किसी साहब ने अपने घर के आगे पौधे लगाए हैं जिसमें 2 पाइन के ट्रीज़ आपको नज़र आएंगे। ये पाइन ट्रीज़ जो हैं ये बुनियादी तौर पे हाई एल्टीट्यूड के प्लांट हैं। वो समझते हैं कि पाइन का ट्री लगा के हम अपने घर को लाहौर में मरी बना लेंगे, लेकिन लाहौर का जो दरख्त जो लाहौर में सर्वाइव करता है वो दरख्त हम नहीं लगाएंगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि हमारे कुछ डेवलपमेंट के जो चैम्पियंस हैं उन्होंने इस्लामाबाद में खजूर के दरख्त लगाए थे, और आपको मुल्तान में पाइन ट्रीज़ बहुत सारे घरों में मिलेगा। साथ ही हम एक और दरख्त को देखते हैं जो ये जिसको इन्होंने तराश के एक ख़ास शक्ल दी हुई है, सिलेंडर की शक्ल दी हुई है। इस दरख्त को उल्टा अशोक कहते हैं क्योंकि इसके पत्ते ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और ये बेसिकली इसका बोटानिकल नेम पोलीएल्थिया है। और पोलीएल्थिया जो है ये भी हमारा अपना दरख्त नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो ना इसमें कोई परिंदा नज़र आएगा, ना इस पर कोई फल फूल है, ना इस पर कोई बायोडाइवर्सिटी इसकी नहीं है। लेकिन हम मालूम नहीं क्यों, इसकी वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हम ये क्यों लगाते हैं। और ये पोलीएल्थिया बेशुमार जगहों पे पहले 10 साल पोलीएल्थिया के पीछे रहे, आजकल हम कोनोकार्पस के पीछे हैं और बुरे तरीके से लगा रहे हैं। ये हमारी एक श्रब है जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं, चाइना रोज़ भी कहते हैं, उर्दू में इसका नाम है गुलड़। इसको गुलड़ का फूल भी कहते हैं। अब ये फूल आप देख रहे हैं ये नेक्टर फील्ड होता है, और इसको इस तरह अगर आप निकाल लें और इसकी ये जो ज़बान इसमें से निकल रही है, इसको हम यहाँ से अगर काट दें और ये निकाल दें इसका, तो ये हमारे पास जो इसका करोला बचता है, जो इसका ये हमारे पास फूल की पत्ती जो बचती है, इसको अगर हम 2 कागज़ों के दरमियान रख कर, यानी डायरेक्ट धूप में नहीं बल्कि 2 कागज़ों के दरमियान रख कर सुखा लें,
तो ये हमारे लिए चाय और शरबत बनाने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। पूरी दुनिया में इस फूल, सूखे हुए फूल मिलते हैं जो लोग ताकत के लिए पीते हैं। एक हकीम ने मुझे बताया कि अगर आप 40 दिन इसका शरबत पी लें तो आपका रंग भी गुलड़ के फूल की तरह हो जाएगा। मैंने कहा दिस इज़ ए हॉरेबल थिंग कि इतना सुर्ख मुँह लेके आदमी कहीं नहीं जा सकता। लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि ये खून की जो आपकी मिक़दार है उसको बहुत बढ़ाता है और क़ुव्वत मुदाफ़अत भी पैदा करता है। तो ये इसकी दुनिया भर में हिबिस्कस टीज़ जो हैं वो मिलती हैं, लेकिन हम इसकी जगह कोनोकार्पस लगा रहे हैं और इसका कुछ नहीं कर रहे। वो कहना ये बिल्कुल रंग इंजदा हो जाएगा। मैं कहा यार ये तो फिर बड़ी खौफनाक गल है, लाल रंग का बंदा तो नहीं अच्छा लगता। उन्होंने कैसे 10 फुट का कद्दू पैदा किया और 6 फुट की मूली उगाई। मुल्तान में तो जो अभी आमों के साथ हुआ है, हमें लगता है कि अगर ये सिलसिला, वैसे तो क्यों रुकेगा, ये ख्वाहिश ही हो सकती है कि रुक जाए, लेकिन क्यों रुकेगा। ये जो सिलसिला चल रहा है उसके मुताबिक कुछ अरसे बाद हमें आम जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेंगे। मालूम नहीं हमारा माशरती रवैया जो है वो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड और इतना शॉर्ट साइटेड क्यों है। हम अपनी नाक से आगे ज़्यादा क्यों नहीं देख सकते। मुझे तो लगता है कि हम शायद अपनी नाक तक भी नहीं देख सकते। और कोई पेड़? आ जाए।